नेक्स्ट टॉपिक जिसकी तरफ हम आ रहे हैं दैट इज इनकम टैक्सेस। स्टैंडर्ड जो इसको डील करता है दैट इज IAS 12। ओके, टैक्स किस चीज को कहते हैं? वी आर वेरी फेमिलियर विद दैट कि जिस भी इन्वायरमेंट में, जिस भी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में गवर्नमेंट काम करती है, तो फेडरल लेवल पे या स्टेट या प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नमेंट उन कंपनी से टैक्सेस चार्ज करती है, जिसको हम कहते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द इनकम, कि कोई भी कंपनी जितना भी प्रॉफिट करेगी उसके ऊपर कंपनी ने एक अमाउंट पे करना है। सो इनकम टैक्स इज बेसिकली अमाउंट ऑफ प्रॉफिट that is paid to गवर्नमेंट। तो अगर कोई ऐसी चीज है जो कि आपने गवर्नमेंट को पे करनी है, लेट्स से अगर एक साल में हमारी कंपनी ने 50 लाख रुपए का प्रॉफिट किया और हमारे जुरिस्डिक्शन में जो टैक्स रेट है वो 10% है, प्रॉफिट का 10% टैक्स आपने पे करना है। तो 50 लाख का प्रॉफिट आपने कमाया है, उसका 10% बनेगा 5 लाख रुपए। उस 5 लाख रुपए को आप कहेंगे टैक्स। क्या आप अपनी जजमेंट से मुझे बता सकते हो कि टैक्स को हम क्या ट्रीट करें? एसेट ट्रीट करें या एक्सपेंस ट्रीट करें? हाउ शुड द टैक्स बी ट्रीटेड? एज एन एक्सपेंस। द रीजन इज के हम गवर्नमेंट को एक अमाउंट एनुअली पे करते हैं, डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कितने कितने टाइम के बाद हमसे कलेक्ट करती है। लेकिन ये टैक्स हमारे लिए नेचुरली एक एक्सपेंस है। अगर पे कर दिया तो क्रेडिट कैश करेंगे, अगर पे नहीं किया तो पेएबल करेंगे। सो दिस इज डेबिटेड अगेंस्ट कैश और लायबिलिटी। वेरी इजी। अब गवर्नमेंट ने करना क्या है, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो कहती है कि आपकी कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करेगी उस प्रॉफिट के ऊपर एक परसेंटेज, जो कि हर एक जुरिस्डिक्शन का अलग अलग होता है, हर एक मुल्क का अलग अलग होता है, वो आपने उस थ्रेशोल्ड के ऊपर पे करना है। अगर कोई किसी कंपनी का प्रॉफिट एक लिमिट से कम है तो उसको टैक्स नहीं भी पे करना पड़ेगा। अगर किसी कंपनी को लॉस हो जाता है तो उसको टैक्स रिलीफ मिलेगा, रिफंड मिलेगा या एडजस्टमेंट मिलेगी। बहरहाल अब सेटअप देखें। हमारे सामने प्रॉफिट्स दो तरह के होते हैं। एक होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट और दूसरा होता है टैक्सेबल प्रॉफिट। अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने ये सवाल करते सुना है कि डेप्रिसिएशन अगर ऐसी चार्ज करेंगे तो टैक्स बच जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज करें तो टैक्स बच जाएगा। लेकिन आज ये बात बड़ा थोड़ा ध्यान से समझ लें कि अकाउंटिंग प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया जाता है वो कैलकुलेट किया जाता है एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अब कोई कंपनी अगर IFRS फॉलो करती है तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इनकम को कब इनकम दिखाने को इजाजत देता है और खर्चे को कब खर्चा मानने की इजाजत देता है, कौन से खर्चे को खर्चा मानना है, कौन से खर्चे को एसेट मानना है, ये सारी चीजें, सारी ट्रीटमेंट्स IFRS बताते हैं। या इसी तरीके से
बास मुल्कों में या बास कंपनीज फॉलो करती हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, लेकिन अगेन जो कवानीन बताए जाएंगे, मिसाल हमें कस्टमर ने एडवांस में पैसे दिए और अब तक हमने उसको सामान सप्लाई नहीं किया या अभी तक हमने उसको सर्विसेज नहीं दी, तो कस्टमर जो हमें पैसे देके गया, क्या उसको हम अभी इनकम मान सकते हैं या नहीं मान सकते? तो स्टैंडर्ड कहता है कि नहीं बेटा, अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। आप पैसों को इनकम को इनकम तब नहीं मानेंगे जब पैसे मिल जाए, खर्चे को खर्चा तब नहीं मानेंगे जब पैसे दे दें, जब तक हमें सर्विसेज मिलती नहीं है या जब तक हम उस इनकम को अर्न नहीं कर लेते, तब तक हम उन इनकम को अपनी इनकम नहीं मानेंगे। अगर इस किसी भी मशीन को, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को इंस्टॉल करने में, डिलीवर करने में, उसके ऊपर कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस भरे, कोई डिस्काउंट्स मिले, तो उनकी ट्रीटमेंट क्या होनी है? उसको अगर डिसमेंटल करना है, उसका प्रोविजन बनाना है, उसके ऊपर अगर हम लोन ले रहे हैं तो उसकी बोरोइंग कॉस्ट का क्या करना है, गवर्नमेंट अगर हमें ग्रांट दे रही है तो उसका क्या करना है, ये सारी ट्रीटमेंट हमें कौन बता रहा है? IFRS या IAS या फिर लोकल गैप्स बता रहे हैं। अगर कि आपने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट किया है यूजिंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग बोर्ड्स, तो उस प्रॉफिट को हम कहेंगे अकाउंटिंग प्रॉफिट। जबकि एक प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है उस मुल्क के फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंगली। हमें पता है कि नॉर्मली गवर्नमेंट हर साल बजट देती है, उसमें बताया जाता है कि कौन सी इनकम पे कितना टैक्स लगेगा, कितने प्रॉफिट पे कितना टैक्स लगेगा, कौन सी चीज खरीदने पे कितना टैक्स लगेगा। ये सारी चीजें फाइनेंस एक्ट में तय की जाती हैं। हमारे करंट हालात काफी अनसर्टेन है, जिस वजह से मिनी बजट्स भी आ रहे हैं। मिनी बजट्स मतलब साल के दौरान भी इसमें कोई तरामीम की जा रही है। फिर कभी कभी एमनेस्टी होती है कि फलां चीज पे खर्चा स्पेंड करने पे कोई टैक्स नहीं होगा, या अगर आप टैक्स इनकम शो करते हैं तो आपको एक फिक्स अमाउंट लिया जाएगा और सोर्स नहीं पूछा जाएगा वगैरह। बहरहाल एक बात याद रहे कि गवर्नमेंट जो आपसे टैक्स कलेक्ट करती है वो आपके कैलकुलेट किए गए प्रॉफिट के ऊपर नहीं कलेक्ट करेगी। लिहाजा अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड की जगह पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉलो कर लें और पहले सालों में ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर लें, डेप्रिसिएशन ज्यादा होने की वजह से हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट नीचे आ जाएगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट नीचे आने की वजह से हमारा टैक्स नीचे हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। आप जो प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं वो अकाउंटिंग प्रॉफिट है। टैक्स अकाउंटिंग प्रॉफिट पे नहीं लगाया जाता, टैक्स लगाया जाता है टैक्सेबल प्रॉफिट पे। मिसाल, देयर आर फ्यू डिफरेंसेस। बास जगहों पे एक डिफरेंस इनके अंदर चलता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट का और कैश कॉन्सेप्ट का। हम अक्रूवल कॉन्सेप्ट के फॉलोअर्स हैं। हम किसी भी ट्रांजैक्शन को पैसे मिलने पर इनकम और पैसे दे देने पर एक्सपेंस नहीं मानते। मिसाल, अगर हमारी कल क्लोजिंग हुई है 30 जून पे अगर हमारी क्लोजिंग हुई है, 30 जून पे अगर हमें किसी कस्टमर ने पेमेंट कर दी और जुलाई और अगस्त में हम उसको सर्विसेज देंगे, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहेगा कि जून में 30 तारीख पे जो आपको कस्टमर ने पैसे दिए वो आपकी इनकम नहीं है, वो आपका रेवेन्यू नहीं है, बल्कि वो आपकी अनअर्न्ड इनकम यानी लायबिलिटी है। और ये तब तक आपकी लायबिलिटी है जब तक आप कस्टमर को वो गुड्स डिलीवर नहीं कर देते या वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर देते। हम क्या कर रहे हैं? हम फॉलो कर रहे हैं अक्रूवल बेसिस। जबकि टैक्सेशन अथॉरिटीज में अगर कोई भी पैसा आपके अकाउंट में दिख गया 30 जून पे, तो उस पर टैक्स ठोक दिया जाएगा, चाहे आपने वो सर्विसेज प्रोवाइड की हो या ना की हो। मिसाल, मैंने एक बैंक में
पैसे जमा करवाए हुए हैं या मैंने कोई बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं जहां से मुझे सालाना इंटरेस्ट मिलता है 7 डेज लेटर। मिसाल, मैंने 30 जून पे कोई 1 करोड़ रुपए जमा करवाए हुए थे। अगले साल 30 जून पे उस 1 करोड़ रुपए के ऊपर 10% इंटरेस्ट अर्न हो चुका है, मैं कमा चुका हूं, लेकिन बैंक वो इंटरेस्ट मुझे देगी जुलाई की 7 तारीख पे। अकाउंटिंग में हम ये देखेंगे कि इंटरेस्ट मुझे मिला नहीं तो क्या हुआ, कमा तो लिया है ना, तो हम उसको इंटरेस्ट रिसीवेबल करके अपनी स्टेटमेंट्स में शो कर देते हैं और प्रॉफिट लॉस में इंटरेस्ट इनकम भी दिखाई देते हैं। हालांकि वो इंटरेस्ट अभी आपको कैश के फॉर्म में मिला नहीं है, लेकिन क्योंकि वो 30 जून 2020 के 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट है, पूरे साल का इंटरेस्ट है, जिस साल के आप स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, तो इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन इनकम आप उसको उस 30 जून 2020 वाले साल में ही मानेंगे। जबकि टैक्सेशन अथॉरिटीज ये कहेंगी कि जिस साल में आपको टैक्स मिलेगा, हम उसको इनकम उस साल में मानेंगे। अब जब मैं 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 जून 2021 की स्टेटमेंट्स बनाऊंगा, उसमें वो इंटरेस्ट मिला होगा जो कि मैंने तो में था, तो अब उस पे जो टैक्स लगाया जाएगा वो अगले साल लगाया जाएगा। ये बात याद रहे कि बास जगहों पर, हर जगह पे नहीं कह रहा, बास जगहों पर टैक्स के अंदर कैश कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है। कहीं कहीं टैक्स में भी एक्रूअल कॉन्सेप्ट को भी फॉलो किया जाता है, लेकिन अकाउंटिंग में हमेशा ही हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक डिफरेंस आता है अलाउएबल एंड डिसअलाउएबल एक्सपेंसेस। हम अकाउंटिंग में तो हर खर्चे को खर्चा मान लेते हैं। लेट्स से हमारी कंपनी के ऊपर किसी वजह से रेगुलेटर ने पेनल्टी मार दी है, पेनल्टी को हम खर्चा मानेंगे। अकाउंटिंग तो इसमें इतना मोहतात है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से कहता है कि अगर पेनल्टी अभी लगी नहीं है, लेकिन आपको डाउट है कि पेनल्टी लग सकती है, तो भी खर्चा दिखा दो, तो भी लायबिलिटी दिखा दो। तो मैंने अभी पेनल्टी अगर दे भी दी है या नहीं भी दी है, लगी भी है या नहीं भी लगी, हम उसको अकाउंटिंग में पेनल्टी एक्सपेंस मानते हैं और उसकी वजह से हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट गिरता है, नीचे होता है। जबकि टैक्सेशन अथॉरिटीज पेनल्टी को खर्चा नहीं मानती, पेनल्टी की कॉस्ट को अलाउ नहीं करती। अब इसमें टैक्स के डिटेल्ड रूल्स हैं, कस्टमर एंटरटेनमेंट है, उसकी एक लिमिट है कि इससे ज्यादा खर्चा आप नहीं कर सकते, अगर किया है तो उस पर आपको रिलीफ नहीं दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन। एक होती है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और दूसरी होती है टैक्स डेप्रिसिएशन, जिसको हम कहते हैं कैपिटल अलाउंसेस। आप मुझे एक बात बताएं कि अच्छी बात है कि बुरी बात है? पैसा कमाना, गेन दिखाना, इनकम दिखाना, रेवेन्यू दिखाना अच्छी बात है कि बुरी बात है?
अच्छी बात नहीं है। शारिक, हम बिजनेस क्यों करते हैं? सजाद, मैं कह रहा हूं कि प्रॉफिट दिखाना, इनकम दिखाना, गेन दिखाना, रेवेन्यू दिखाना अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है ऑब्वियसली। शारिक, आप कह रहे बेनिफिशियल नहीं है, तो हम बिजनेस क्यों करते हैं? हम बिजनेस ही इसी इंटेंशन से करते हैं। और जितना ज्यादा हम, यस करेक्ट, हम जितना ज्यादा रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, गेन दिखाएंगे, उतना हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, उतना हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगा। जितना ज्यादा प्रॉफिट करेंगे उतना हमारे शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, उतना ज्यादा इन्वेस्टर्स हमारे पास इन्वेस्ट करेंगे। तो प्रॉफिट ही तो है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स हमारे पास आते हैं। सो प्रॉफिट, गेन, इनकम, रेवेन्यू इज गुड फॉर accounting purposes. लेकिन टैक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बुरी बात है। अमेरिका में आता हूं, कैपिटल अलाउंस में मैं भी आता हूं। अच्छा, इसी तरीके से एक्सपेंस एक्सपेंसेस या लॉसेस अच्छी बात है या बुरी बात है? एक्सपेंसेस अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात नहीं है। तो अकाउंटिंग परफॉर्मेंस के लिए ये सतीब, बीच में कोई शायद कॉल आ रही थी, तो वो थोड़ा 4G को डिस्टर्ब कर देता था और वाईफाई को डिस्टर्ब कर देता है। ओके, सो एक्सपेंसेस या लॉसेस अकाउंटिंग परफॉर्मेंस के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन इससे टैक्स में रिलीफ मिलता है। आप प्रॉफिट जितना ज्यादा दिखाएंगे, टैक्स उतना ज्यादा भरना पड़ेगा। खर्चा जितना ज्यादा दिखाएंगे, टैक्स उतना कम पे करना पड़ेगा। अब होता क्या है कि हम इनकम को इनकम कब दिखाएं, एक्सपेंस को एक्सपेंस कब दिखाएं, इसके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और टैक्स रूल्स में डिफरेंसेस हैं। टैक्स में बास जगहों पे ये कहा जाता है कि पैसा मिल गया तो इनकम मान लो, और पैसा दे दिया तो एक्सपेंस मान लो, चाहे आपने गुड्स और सर्विसेज दे दी या ना दी, चाहे आपको गुड्स और सर्विसेज मिल चुकी या ना मिली। दूसरा, हमने ये देखा कि अकाउंटिंग में तो हर तरह के खर्चे को खर्चा माना जा सकता है, जबकि टैक्स में कुछ खर्चों को खर्चा नहीं माना जाता, और खर्चा नहीं मानने की वजह से हमारा रिलीफ जाया हो जाता है। मैंने एग्जाम्पल दी कि अगर हमारे ऊपर कोई पेनल्टी लगती है, कोई फाइन लगता है, या कोई ऐसे खर्चे हैं जो कि कंपनी जानबूझ के बढ़ा सकती है। कंपनी अगर जानबूझ के खर्चे बढ़ाएगी, मिसाल आप यूं समझ लें कि ऑनर की ड्राइंग्स अगर टैक्स में अलाउ कर दी जाए, अगर ऑनर की सैलरी टैक्स में अलाउ कर दी जाए, तो ऑनर ज्यादा से ज्यादा ड्राइंग्स करके, ज्यादा से ज्यादा सैलरी लेके
प्रॉफिट को नीचे कर देगा, प्रॉफिट को नीचे करके टैक्स बचा लेगा। लेकिन सैलरी जा किसके पास रही है? ऑनर के खुद की जेब में। ड्राइंग्स जा किसके पास रही है? ऑनर के खुद की जेब में। तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि टैक्स हमें हर खर्चा अलाउ नहीं करेगा। कुछ खर्चे तो गुनाह है, मिसाल पेनल्टी लगी है आपके, कोई कोर्ट की तरफ से जुर्माना लगा है, तो एक तो बुरा काम करो, ऊपर से मैं आपको रिलीफ दूं। जिस तरह पिछले बजट में इस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था सिन टैक्स, गुनाह टैक्स। भाई गुनाह टैक्स क्या होता है? बोला सिगरेट के ऊपर है, कि सिगरेट के ऊपर उन्होंने एक नया टैक्स लगाया था, सिन सिन टैक्स, गुनाह करने का टैक्स है। तो सिगरेट जिसकी वजह से महंगा हो गया था, और हर बजट में वो जानबूझ के ऐसे टैक्सेस लगाते हैं कि ऐसी इंटॉक्सिकेटिंग चीजें जो यूजलेसली लोग कंज्यूम करते हैं वो बेशक महंगी होती जाए। तो ऐसे कोई भी टैक्सेस गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जा सकते हैं। लेकिन अब एक तो गुनाह करो, एक तो गलत काम करो, एक तो आपके ऊपर जुर्माने पड़े और जुर्मानों पे मैं आपको टैक्स में फायदा दूं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, जिस तरह हमने एक पढ़ा है प्रेफर्ड डिविडेंड और इंटरेस्ट। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स एंड बॉन्ड्स में क्या डिफरेंस है? मैं प्रेफरेंस शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स का डिफरेंस नहीं पूछ रहा हूं। हम अगर प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके इन्वेस्टर से पैसे लेते हैं या बॉन्ड या लोन नोट इशू करके इन्वेस्टर से पैसे लेते हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर 1 करोड़ रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स इशू करें या फिर 1 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स इशू करें, क्या फर्क है? Yes, anyone. What is difference between preference shares and bonds? ठीक है, लेकिन देवेश मुझे ये बताएं कि इस पे डिविडेंड अनसर्टेन होता है या फिक्स्ड होता है? प्रेफरेंस डिविडेंड्स को, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम प्रॉफिट का हिस्सा तो नहीं देते ना? ऐसा तो नहीं है कि कभी ज्यादा डिविडेंड दे देंगे, कभी कम डिविडेंड देंगे, कभी डिविडेंड नहीं देंगे। ऑर्डिनरी शेयर के साथ आप ऐसा काम कर सकते हैं बेशक, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के साथ आप ऐसी हरकतें नहीं कर सकते। तो सिर्फ नाम का फर्क नहीं है। 1 करोड़ रुपए के ऊपर मैं 10% डिविडेंड पे करूं या 1 करोड़ रुपए के ऊपर मैं 10% इंटरेस्ट पे करूं, तो मेरी बातें अलग कैसे हैं? मैं एक ही बात नहीं कर रहा। प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड भी तो कंपलसरी होता है देवेश। ऑर्डिनरी शेयर्स का डिविडेंड कंपलसरी नहीं होता। वो हम दे भी ना भी दे, कम भी दे, ज्यादा भी दे, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड को तो फिक्स प्रिंसिपल पे आपने रिटर्न देना ही देना है। उसके अलावा वोटिंग पावर का भी कोई सीन नहीं है। वोटिंग पावर ना बॉन्ड होल्डर्स को होता है, ना प्रेफरेंस होल्डर्स को होता है। फर्क सिर्फ एक है। शारिक, मोर रिस्की क्यों? अमृता, इसमें दो तरह के आते हैं।
एक आते हैं रिडीमेबल, एक आते हैं इरिडीमेबल। अगर इरिडीमेबल होता है तो उसका प्रिंसिपल कंपनी वापस नहीं करती है, लेकिन अगर रिडीमेबल होता है तो उसके पैसे वापस करने ही करने होते हैं। शारिक, आपकी पॉइंट मैं यूं समझ सकता हूं कि जो बॉन्ड होल्डर है उसको सेव किया जाता है, मसलन उसके अगेंस्ट कोई एसेट भी रखवाना होता है, सिक्योर्ड लोन होता है, और प्रायोरिटी में ज्यादा तरजीह दी जाती है इंटरेस्ट वालों को। कल को अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है तो सबसे बुनियादी तरजीह दी जाएगी लोन नोट वालों को या बॉन्ड्स वालों को। सबसे बड़ा डिफरेंस यह है कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए और उसके ऊपर आपने 10% प्रेफरेंस डिविडेंड दिया, उस 10 लाख रुपए को आप अपने टैक्सेबल प्रॉफिट में से माइनस नहीं कर सकते। मिसाल, अगर आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50 लाख रुपए है और 10 लाख रुपए का प्रेफरेंस डिविडेंड दिया है, तो टैक्स अभी भी 50 लाख रुपए के ऊपर ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर 1 करोड़ रुपए के बॉन्ड इश्यू करो, 50 लाख रुपए का प्रॉफिट है, उसमें से हम 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट माइनस करेंगे, जो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आएगा उस 40 लाख रुपए के ऊपर टैक्स मारा जाएगा। यानी उन 10 लाख रुपए जो प्रेफरेंस डिविडेंड्स वाले हैं उन पे हमें टैक्स में बेनिफिट नहीं मिलेगा, जबकि इंटरेस्ट के ऊपर हमें टैक्स में बेनिफिट मिलता है। मैं ये मिसाल दे रहा था टू एक्सप्लेन अलाउएबल एंड डिसअलाउएबल। सो दिस इज disallowed and interest is allowed। दो चीजें समझ में आ गई। अच्छा, तीसरा, अमृता आपके सवाल की तरफ भी आ रहा हूं, दैट इज डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल अलाउंसेस। फैजान, अगर आपने मिसाल 50 लाख रुपए का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स किया है, अगर आपने प्रेफरेंस डिविडेंड्स देने हैं, तो अगर टैक्स रेट 30% है तो आप टैक्स लगाएंगे 15 लाख रुपए, और उसमें से माइनस करेंगे डिविडेंड्स 10 लाख के। आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बनेगा? अमृता, टैक्स में जब भी आप कोई चीज पूछते हैं कि ये चीज क्यों अलाउड है या क्यों अलाउड नहीं है, तो मोस्ट कॉमनली इसका एक ही जवाब होता है जिसके आगे हम लाजवाब हो जाते हैं, वो होता है कि ये रूल है। तो गवर्नमेंट अपने फाइनेंस एक्ट में किसी भी चीज के ऊपर कितना भी टैक्स लगा सकती है, या किसी भी इनकम के ऊपर कितना भी टैक्स लगा सकती है। तो ये रूल है कि जो डिविडेंड होता है उसको टैक्स पर्पसेस में अलाउ नहीं किया जाता। अच्छा, यहां पे हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया 25 लाख। यहां आते हैं, अगर आपने यही 1 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ है तो पहले आप इंटरेस्ट माइनस करेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बनेगा? 40 लाख। इस पे आप मारेंगे 30%।
40 लाख का 30%, 12 लाख। बाकी प्रॉफिट कितना हो गया? 28 लाख। यहां पे पहले केस में डिविडेंड में हमें टैक्स रिलीफ नहीं मिला। ये रूल है, तकरीबन पूरी दुनिया में यही है कि प्रेफरेंस डिविडेंड के ऊपर टैक्स रिलीफ नहीं दिया जाता। जबकि इसने हमें क्या किया? हमें फायदा हुआ 3 लाख रुपए का। किसकी वजह से? 10 लाख रुपए का 30%, 3 लाख रुपए। वैसे हमें 50 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट देना था, थैंक्स टू इंटरेस्ट जिसने हमारा प्रॉफिट गिराया 40 लाख पे, और 40 लाख रुपए के ऊपर 30% दिया, 12 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए का हमारा इंटरेस्ट बच गया। किसकी वजह से? 10 लाख रुपए के इंटरेस्ट की वजह से। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आ गया डेप्रिसिएशन। मिसाल, हम एक मशीन खरीदते हैं, उस मशीन की कॉस्ट है 1 करोड़ रुपए और उसकी लाइफ है 10 साल। हम ये कहते हैं कि हम मशीन को स्ट्रेट लाइन बेसिस पे डेप्रिशिएट करेंगे। आपको कौन मना करता है? मशीन आपकी है, आप स्ट्रेट लाइन पे करें, आप डबल डिक्लाइनिंग या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे करें, आप नंबर ऑफ यूनिट्स पे करें, आप नंबर ऑफ आवर्स पे करें, आप सम ऑफ डिजिट्स पे करें। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको कोई मना तो नहीं करता, वो तो कहता है कि भाई आपने एसेट को मैचिंग कॉन्सेप्ट के बेसिस पे डेप्रिशिएट करना है। डेप्रिसिएशन का मेथड आप कौन सा यूज करते हैं वो तो आपकी मर्जी है। अच्छा, अगर ये मशीन मैंने खरीदी है 2017 में, तो पेमेंट तो मेरी 1 करोड़ रुपए पूरे के पूरे से 2017 में चले गए। क्या टैक्सेशन अथॉरिटीज उस 1 करोड़ रुपए को उसी साल में एक्सपेंस मान लेगी? क्या आप मानते हो उस साल में एक्सपेंस जिस साल में एसेट खरीदा जाता है? हम कहते हैं नहीं, 1 करोड़ रुपए का एसेट आपने खरीदा है, वो बैलेंस शीट में आएगा। अब आप इसको डेप्रिशिएट करेंगे। खर्चा हम मानेंगे, ऐसा नहीं कि हम उसको खर्चा नहीं मान रहे, खर्चा मानेंगे, लेकिन ओवर द लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। तो जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं अपनी तरफ से, उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। जबकि टैक्स के अंदर इसके डेप्रिसिएशन के रूल्स डिसाइडेड है। मशीन खरीदी जाएगी तो कैसे डेप्रिशिएट की जाएगी, कार खरीदी जाएगी तो कैसे डेप्रिशिएट की जाएगी, प्लांट लगाया जाएगा तो कैसे डेप्रिशिएट किया जाएगा। यू हर एक एसेट की अलग अलग डेप्रिसिएशन के रूल्स हैं। तो कैपिटल अलाउंस बेसिकली हम किसको कहते हैं? डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स रूल्स। अब हम ये चाह रहे हैं कि मशीन को 10 साल स्ट्रेट लाइन बेसिस पे लेके जाएं, जबकि टैक्सेशन अथॉरिटी उसको 30% रिड्यूसिंग बैलेंस पे कैपिटल अलाउंसेस देता है। तो आप अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में स्ट्रेट लाइन चलाना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आप स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं चला सकते। जैसा भी रूल टैक्सेशन अथॉरिटीज ने डिसाइड किया हुआ है, आपको वो मशीन, आपको वो प्लांट, आपको वो एसेट वैसे ही डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। तो एक बात याद रहे, हम पहले लेंगे अपना अकाउंटिंग प्रॉफिट।
इसमें वापस एड बैक कर देंगे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और अगर कोई भी डिसअलाउएबल एक्सपेंसेस हैं तो उसकी जगह पे माइनस कर देंगे हम कैपिटल अलाउंसेस। ये बन जाएगा हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट। टैक्स कभी भी अकाउंटिंग प्रॉफिट पे नहीं लगता। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टैक्स रेट से, ये आ जाएगा हमारा इस साल का टैक्स। गलती से भी अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर टैक्स नहीं मार देना। अकाउंटिंग प्रॉफिट पे टैक्स नहीं लगता, टैक्सेबल प्रॉफिट पे टैक्स लगता है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? देवेश, गवर्नमेंट जो टैक्स हमसे कलेक्ट करती है उसका रीजन हमें पता है कि गवर्नमेंट को अपने खर्चे चलाने हैं। जो हमारे मिनिस्टर्स हैं या लेट्स से प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, कोर्ट्स हैं, या जो भी गवर्नमेंट इदारे हैं जिनसे पब्लिक बेनिफिट लेती है, पुलिस है, तो वो बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या करना होता है, रेवेन्यू कमाने का गवर्नमेंट के पास तरीका होता है टैक्स कलेक्ट करना। अब टैक्स गवर्नमेंट को कलेक्ट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मकसद क्या होता है? अमीर पे ज्यादा, गरीब पे कम या नहीं लगेगा। मिसाल, जिसकी जितनी इनकम अकॉर्डिंगली वो टैक्स पे करेगा। जो ज्यादा कमाता होगा वो ज्यादा टैक्स पे करेगा, जिसकी आमदनी कम है वो शायद टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया जाए या बहुत कम टैक्स भरेगा। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। और ये इंसाफ का बेस्ट रूल है कि जो जितना ज्यादा बेनिफिट ले रहा है मुल्क से वो उतना ही ज्यादा टैक्स भरेगा। जबकि ऐसा करना गवर्नमेंट के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग अपनी इनकम ट्रांसपेरेंट नहीं करते, दिखाते नहीं हैं। तो कौन कितना कमा रहा है, खर्च कितना कर रहा है, प्रॉफिट कितना कर रहा है, उसको मैनिपुलेट किया जाता है। फिर हमारे यहाँ तमाम तर इनकम्स डॉक्यूमेंटेड भी नहीं है। हम दुकान पे जाते हैं, चीज खरीद के लाते हैं, कोई रसीद नहीं, कोई पर्ची नहीं, हम सिर्फ उनको पैसे देते हैं, सामान लेके आ जाते हैं। अब वो हमारा खर्चा है और दुकानदार के लिए इनकम है। गवर्नमेंट अगर उसके इनकम पे टैक्स मारना भी चाहे तो ये तो वो टैक्स, वो तो वो इनकम है जो कि इसकी दराज में ही कैश गई और दराज से ही निकल गई। तो लोग अपनी इनकम को डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे। गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि हम उसको डॉक्यूमेंट करें ताकि हमें पता चले कि कौन कितना कमाता है। अच्छा, इसके डॉक्यूमेंटेड ना होने की वजह से यकीनन हम बहुत सारी इनकम अपनी गवर्नमेंट से छुपा देते हैं। अब अगर मिसाल एफबीआर ने क्या सिस्टम किया, एक पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया। अब क्या होगा, आप किसी भी रेस्टोरेंट पे जाएंगे, किसी आउटलेट पे जाएंगे, वहां से आप शॉपिंग करेंगे तो उनका जो सॉफ्टवेयर है वो एफबीआर के पॉइंट ऑफ सेल से इंटीग्रेटेड है, कनेक्टेड है। अब जो भी आपको रिसिप्ट मिलेगी उसके अंदर जो टैक्स कटा हुआ होगा
वो गवर्नमेंट के सॉफ्टवेयर में भी अपडेट हो जाएगा कि इसने इतना टैक्स कलेक्ट किया है। अच्छा, बहरहाल क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्टली हर बंदे की इनकम डॉक्यूमेंट करवाने में नाकाम हो जाती है, लोग भी तरीके निकाल लेते हैं, एहतजाज करने बैठ जाते हैं, प्रेशर कर देने बैठ जाते हैं, तो गवर्नमेंट के पास दूसरा रास्ता होता है इनडायरेक्ट टैक्स। वो क्या करती है, मुख्तलिफ गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जनरल सेल्स टैक्स, या जिसको यूके में कहा जाता है वैट, वैल्यू एडिड टैक्स, लगा दिया जाता है। फिर क्या होता है कि कोई भी जो भी प्रोडक्ट बेचेगा, वो एज एन एजेंट काम करेगी फॉर गवर्नमेंट। वो कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करेगी और गवर्नमेंट को जमा करेगी। इसको हम कहते हैं जनरल सेल्स टैक्स, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स का एक हिस्सा होता है। अच्छा, वो हमारे लिए ना तो इनकम होती है ना तो एक्सपेंस होता है। यस, सजाद बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जीएसटी बाय द एंड कंज्यूमर पे करता है, ये कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर नहीं लगता। कंपनी काम करती है एज एन इंटरमीडियरी या एज एन एजेंट, वो टैक्स एजेंट बन जाते हैं। अच्छा, अब क्या होता है, अक्सर ऐसा होता है कि ऐसा मुमकिन हो सकता है कि कंपनी का जो अकाउंटिंग ईयर एंड है वो मुख्तलिफ है, और जो फिस्कल ईयर है गवर्नमेंट का टैक्स ईयर है वो मुख्तलिफ है। से फॉर इंस्टेंस, कंपनी हमारी अपनी स्टेटमेंट्स कंप्लीट करती है 31 दिसंबर ईच ईयर पे, जबकि गवर्नमेंट ऑफ यूके का जो फिस्कल ईयर चलता है वो 5 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक चलता है। पाकिस्तान में यही सिस्टम 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक चलता है। तो कल हमारा क्लोजिंग हुई है। आज आप अगर देखते होंगे, आज 1 जुलाई पे और 1 जनवरी पे बैंक हमेशा बंद होती है, तो आज क्लोजिंग का दिन है, हालांकि वर्किंग डे है, लेकिन बैंक्स बंद होती है क्योंकि उनकी क्लोजिंग हो रही होती है। लेकिन बहरहाल 30 जून गवर्नमेंट का कट ऑफ पीरियड है। 1 जुलाई आज के दिन पे अगर मैं कोई भी चीज बेचूंगा, कोई भी खर्चा करूंगा, तो इनकम पे टैक्स अब अगले साल जाएगा और खर्चे पे रिलीफ अब अगले साल मिलेगा। अब मुझे अपने अकाउंट्स क्लोज करने हैं 31 दिसंबर पे। मेरा चालान तो अभी नहीं बनेगा, अच्छा अब मैं अपने अकाउंट्स क्लोज कर रहा हूं 31 दिसंबर पे। तो जब मैं अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाऊंगा, उसमें मुझे टैक्स तो दिखाना पड़ेगा। हालांकि टैक्स मैं अभी पे नहीं करूंगा, मुझे टैक्स अभी चालान जनरेट भी नहीं होगा मेरा, क्योंकि एफबीआर
या यूके में हर मेजेस्टी जो टैक्स अथॉरिटी है, वो क्या करेगी, वो अप्रैल के अंदर मेरी क्लोजिंग करेगी, यानी मार्च के आखिर में मेरी क्लोजिंग करेगी, और 31 मार्च या 4 अप्रैल तक मैंने जो कुछ भी कमाया होगा उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन मैं कहूंगा यार माजरत, लेकिन मुझे तो क्लोजिंग करनी है, मुझे तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करवानी है, मुझे तो प्रिंट करवानी है, मुझे तो इश्यू करनी है अपनी स्टेटमेंट्स। मैं कोई 3 महीने इंतजार थोड़ी कर सकता हूं। तो हम क्या करते हैं, टैक्स एस्टिमेट करवाते हैं। कौन करता है? हमारी कंपनी के अंदर या तो टैक्स डिपार्टमेंट्स होंगे, या फिर कुछ कंपनीज आउटसोर्स कर देती है टैक्स कंसल्टेंट्स को। उनको हम अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स दिखाएंगे अनऑडिटेड, और वो उसमें से वो आइटम्स हटा देंगे जो टैक्स में अलाउड नहीं है, और वो आइटम्स रखेंगे जो टैक्स में अलाउड है। और जितना उनको टैक्स की नॉलेज है, उस बेसिस पे वो हमारा एस्टिमेटेड टैक्स कैलकुलेट करेंगे। याद रहे, अभी मैं पे नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये टैक्स सर्टेन भी नहीं है, ये क्या है, एस्टिमेटेड है। तो ईयर एंड पे हम क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे अपने प्रॉफिट लॉस में टैक्स चार्ज, और क्रेडिट करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। आपको पता है प्रोविजन हम किसको कहते हैं? सो प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अनसर्टेन अमाउंट। अब टाइम तो हमें पता है कि अप्रैल में चालान जनरेट होगा, लेकिन अमाउंट श्योर नहीं है। इस वजह से हम हर साल के आखिर में एक टैक्स एस्टिमेट करते हैं, जो कि ऑफिशियल टैक्स अथॉरिटीज की तरफ से नहीं बताया जाता, बल्कि हमारे ऑडिट फर्म्स जो कि टैक्स कंसल्टेंट्स भी होती हैं, या हमारे अंदर कंपनी के अंदर मौजूद टैक्स डिपार्टमेंट्स अपनी जजमेंट पे ये टैक्स कलेक्ट करती हैं, कैलकुलेट करती हैं, और हम उसको अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अंदर और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर वो फिगर डिस्क्लोज कर देते हैं। से फॉर इंस्टेंस, हमने अंदाजा लगाया कि हमारा इस साल का टैक्स बनेगा 3,40,000 रुपए। अब क्या होता है, होगा क्या कि मैंने दिसंबर 2019 में अपने अकाउंट्स क्लोज करने के लिए 3,40,000 रुपए का टैक्स अंदाजा लगाया। 2019 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 3,40,000 रुपए को ही मैंने अपना खर्चा दिखाया, और 3,40,000 रुपए को ही मैंने अपनी लायबिलिटी दिखा दिया। 2019 को जाना था, सो चला गया। फरवरी मार्च में हमने क्लोजिंग की, ऑडिट की, स्टेटमेंट्स वेबसाइट पे डाल दी, पब्लिश करवाई, प्रिंट करवाई, भेज दी। जो होना था हो गया, वक्त को गुजरना था गुजर गया। अप्रैल होता है और हमारे पास चालान आता है कि आपकी कंपनी का टैक्स बनता कितना है। अज्यूम हमें टैक्स रिसीव होता है, चालान रिसीव होता है 3,65,000 रुपए का।
हम कहेंगे अबे मर गए, अभी अभी तो 3,40,000 3 महीने पहले एक्सपेंस आउट किया था, अब 3 साढ़े 3 सवा 3 महीने के बाद पता चल रहा है कि वो 3,40 नहीं था बल्कि वो 3,65 था। अब मैं क्या करूं, वक्त तो गुजर गया। फिलहाल तो पेमेंट करो, स्टेटमेंट्स को बाद में देखते हैं। हम पेमेंट करते हैं, क्रेडिट करते हैं कैश और बैंक। कितनी पेमेंट करनी है? 3,65,000। डेबिट कर देंगे लायबिलिटी, क्योंकि खर्चा तो हम पहले ही दिखा चुके थे, लेकिन लायबिलिटी हमने कितनी रिकॉर्ड की हुई है? 3,40,000। एंट्री तो बैलेंस हो ही नहीं रही। अच्छा, अब फर्क आ गया 25,000 रुपए का, इसको हम डेबिट कर देंगे एक लावारिस अकाउंट के अंदर। हमने प्रोविजन बनाया था 3,40 का और एक्चुअल टैक्स बना 3,65 का। आपने प्रोवाइड कम किया ज्यादा किया? हमने जो टैक्स प्रोवाइड कर दिया वो 25,000 कम था, इसको हम कहेंगे अंडर प्रोविजन। ये टेम्पररीली हमारी स्टेटमेंट में एक एसेट बना रहेगा। अब मसला ये है कि खर्चा तो ये पिछले साल का था, लेकिन पिछला साल तो भाग गया। अब इस 25,000 को हम खर्चा तो मानना तो है भाई, पे तो कर रहे हैं ना, लेकिन अब खर्चा इसको कैसे माने, कब माने? क्योंकि ये सिंपली हमारा चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, इसको अगले साल के प्रॉफिट और लॉस में एडजस्ट कर दिया जाएगा। हम क्या करेंगे, जब अगला हमारा ईयर एंड होगा तो डेबिट कर देंगे टैक्स चार्ज को 25,000 से, यानी प्रॉफिट लॉस को 25,000 से, और क्रेडिट कर देंगे करंट टैक्स को 25,000 से। ये बात याद रहे कि अगर पिछले साल आपके टैक्स एस्टिमेट में कोई कमी पेशी हो गई थी तो उसको अगले साल के प्रॉफिट लॉस में कंज्यूम कर लिया जाएगा। जो साल गुजर गया उसको कुछ नहीं कर सकते। तो समराइज कर रहा हूं, जब हम टैक्स एक्सपेंस दिखाएंगे फॉर द ईयर, तो उसमें दो चीजें आएंगी। पहला,
उस साल का टैक्स एस्टिमेट और प्लस करेंगे पिछले साल का अंडर प्रोविजन या लेस करेंगे पिछले साल का ओवर प्रोविजन। ये बनेगा हमारा इस साल का टैक्स एक्सपेंस। तो जब भी हम प्रॉफिट लॉस बनाएंगे उस साल के लिए हम अपने टैक्स एडवाइजर्स को कहेंगे, कंसल्टेंट्स को कहेंगे कि हमारा टैक्स कैलकुलेट करके दें। वो जो एस्टिमेट हमें देंगे वो हम उस साल एक्सपेंस करेंगे, और पिछले साल जो हमने टैक्स एस्टिमेट किया था उसमें और एक्चुअल चालान में जो डिफरेंस आ गया था वो या तो होगा अंडर प्रोविजन या तो होगा ओवर प्रोविजन। वो आप अगर अंडर प्रोविजन होगा तो ये पड़ा होगा एसेट की सूरत में, और अगर ओवर प्रोविजन होगा तो ये पड़ा होगा लायबिलिटी की सूरत में। अगर आपने अंडर प्रोवाइड कर दिया यहां पे तो डेबिट पे आ गया ना बैलेंस। अगर इसी जगह पे हमारा चालान बनता 3,25,000 का, तो हम क्या करते? हम डेबिट करते अपनी लायबिलिटी, लायबिलिटी रिकॉर्डेड है 3,40,000 की, क्रेडिट करते कैश और बैंक, और टैक्स हमारे ऊपर लगा कितना है? 3,25 का। 15,000 का कम टैक्स भरा है, यानी हमने लास्ट टाइम टैक्स थोड़ा ज्यादा चार्ज कर दिया था, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे करंट टैक्स में, और ये दर हकीकत हमारा ओवर प्रोविजन है। जो कि अगले साल प्रॉफिट और लॉस में क्रेडिट हो जाएगा। तो याद रहे करंट टैक्स एक टेम्पररी अकाउंट बनता है ड्यूरिंग द ईयर, जो या तो डेबिट पे आएगा या क्रेडिट पे भी आ सकता है। और जैसे ही साल खत्म होगा तो डेबिट वाला बैलेंस प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस बन जाएगा, और क्रेडिट वाला बैलेंस होगा तो वो प्रॉफिट लॉस में इनकम बन जाएगा। अगर अंडर प्रोवाइड किया था तो इस साल खर्चा बढ़ेगा, अगर पिछले साल ओवर प्रोवाइड कर लिया था तो इस साल को रिलीफ मिल जाएगा। तो दो आइटम्स प्रॉफिट लॉस में जाएंगे, एक तो उस साल का टैक्स एस्टिमेट जाएगा, दूसरा पिछले साल का अंडर या ओवर प्रोविजन। ये दो चीजें मिलकर उस साल प्रॉफिट लॉस में टैक्स एक्सपेंस बनती हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। इसका जो डेंजरस एरिया है वो डेफर्ड टैक्स है। पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे तो मैं फिर डेफर्ड टैक्स की तरफ चलूंगा नेक्स्ट क्लास में। नो कंफ्यूजन?
ओके, सो आई वुड सजेस्ट के ये वाला एरिया जो आज हमने कवर किया है, आई ट्राई बेस्ट कि मैं इसकी जल्दी वीडियो अपलोड कर दूं, नहीं भी तो ये नोट्स में आपको अभी शेयर कर रहा हूं, तो आप लोग इसको क्विक रिवीजन दे दीजिएगा। बेसिक चीजें हैं, ये समझ में आ जाएंगी तो डेफर्ड टैक्स समझाने में मुझे आसानी होगी। ठीक है, चलें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर अपनी कल की क्लास में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।